स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 10 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। अभी हाल ही में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो आप लोगों को बताना है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जा रहा है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आप लोगों को बताना है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना क्यों शुरू किया जा रहा है, इसका क्या यूज है छात्रों के लिए। तो इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। तो यानी कि इस योजना का जो मेन मोटो है, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय है, उनको क्या दिया जाएगा? बीमा कवर दिया जाएगा। अब कौन सा बीमा दिया जाएगा? तो स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रोवाइड कराया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जो चिकित्सा क्षेत्र में बच्चे हैं। अब इसे शुरू कर रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर मुख्यमंत्री की बात करूं यानी कि सीएम की बात करूं तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी भी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा सीट है 11। विधानसभा सीट की बात करूं तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीट है 230। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना आप लोगों को मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम राज्य में एक योजना, एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसका नाम है असोम माला कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का नाम आप लोगों को याद रखना है। असोम माला कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम राज्य में शुरू किया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। तो अब इस योजना से लाभ क्या मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस योजना के दौरान आप लोगों को जो असम को लाभ मिलेगा, असम राज्य को जो लाभ मिलने वाला है, इस योजना के तहत असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार होगा इस योजना के तहत। इसीलिए इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, यानी कि इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों यह कार्यक्रम असोम माला जो कार्यक्रम है ये असम में शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो असम राज्य के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो असम के मुख्यमंत्री हैं जगदीप मुखी जी, असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। असम के 2 पड़ोसी देश भी हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो असम के कौन कौन से 2 पड़ोसी देश हैं? तो उनका नाम है भूटान और बांग्लादेश। असम के लोकसभा सीट, तो असम राज्य में लोकसभा में टोटल सीटें हैं 14, राज्यसभा में हैं 7 सीटें और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 126 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को असम राज्य के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आईसीसी ने
किस भारतीय कंपनी के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बायजूज के साथ 2023 तक ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है। अब दोस्तों यहाँ पर दो टर्म आया है, एक तो आया है आईसीसी और दूसरा आया है बायजूज। तो इन दोनों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं बायजूज के बारे में। तो बायजूज भारत की एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराया जाता है। बायजूज के हेल्प से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है, यानी कि बायजूज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? एजुकेशन का। ठीक, अगर बायजूज की स्थापना की बात करूं तो बायजूज की स्थापना 2011 ईस्वी में हुआ था और बायजूज के संस्थापक और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बायजू रविंद्रन। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और बायजूज का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करूं तो बायजूज का हेडक्वार्टर कर्नाटक राज्य के बंगलोर शहर में है। अब हम लोग आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और आईसीसी है क्या? आईसीसी पूरे विश्व में जो भी क्रिकेट होते हैं उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी कि उनको कराता है। और आईसीसी की स्थापना की बात करूं तो आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। अगर आईसीसी के अध्यक्ष की बात करूं तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में ग्रेग बर्कले। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, जो कि भारत देश से हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में क्रिकेट को कौन कंडक्ट कराता, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, तो भारत में क्रिकेट को कराने वाली जो बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपना एक स्फेयरक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए किस स्पेस एजेंसी को चुना है? तो अभी हाल ही में नासा ने अपना एक स्फेयरक्स मिशन को लॉन्च करना चाहती है और इसे लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी को चुना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, सबको पता है। ठीक, तो नासा के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नासा और स्पेस एक्स दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है। लेकिन स्पेस एक्स क्या है? ये भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी ही है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी है। तो इतना याद रखना है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नासा की स्थापना की बात करूं तो नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में और अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में नासा के जिम ब्रिडेनस्टाइन। और नासा के मोटो की बात करूं, यानी कि उद्देश्य की बात करूं, तो नासा का उद्देश्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। तो यहाँ पर इसरो दिया गया है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यहाँ पर जाक्सा भी दिया गया है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगर पूछा जाए चीन के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो चीन के स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा, ये तो पता ही है। अगर पूछा जाए रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो आप लोगों को बताना होगा कि रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों में 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी ज़मीनों को 16 अंकों का यूनिकोड प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों 16 अंकों का यूनिकोड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यह योजना है कि जितने भी ज़मीन हैं उनको क्या किया जाए, 16 अंकों का यूनिकोड प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे क्या हो जाएगा, जो ज़मीन के धोखाधड़ी होते हैं, जो फर्जी रजिस्ट्री वगैरह हो जाते हैं ज़मीन का, उनको हम लोग रोक सकते हैं, यानी कि धोखाधड़ी को रोक सकते हैं इस 16 अंकों के यूनिकोड के हेल्प से। तो यूनिकोड से विवादित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री हम लोग खत्म कर सकते हैं, यही स्कीम का उद्देश्य भी है। अब इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी भी, जिनको मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। राजकीय पशु अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश। इतना जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 80। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा सीट है 31, और विधानसभा सीट की बात करूं तो विधानसभा सीट है 404। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है पूरे भारत में। जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक पड़ोसी देश के साथ भी लगती है, तो उस पड़ोसी देश का नाम है नेपाल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट है जो कि आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो आशीर्वाद योजना है क्या जिसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो इसके बारे में मैं जान लेता हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस योजना को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल शुरू की है। तो आप लोगों को पता चल गया मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है क्या और इसका उद्देश्य क्या। इस योजना के तहत जो असहाय बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उनको क्या किया जाएगा, राशन मुहैया कराया जाएगा। ठीक, यही इस योजना का उद्देश्य है। 65 वर्ष से अधिक वायु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो यहाँ लिमिट भी बताया गया, एज लिमिट कितना है, कौन से बुजुर्ग को शामिल किया गया है इस योजना के तहत, जिनकी आयु कितना है 65+। उन बुजुर्गों को क्या किया गया है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में अभी आप लोगों को मैं बता ही दिया डिटेल में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों एवं छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इससे जो बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इन विद्यालयों का नाम रखा जाए तो बच्चों के लिए प्रेरणा का एक काम हो सकता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर उनके नाम पर
छात्रावास और स्कूलों का नाम रखा जाए तो बच्चों को एक प्रेरणा मिल सकती है उनके नाम के थ्रू। यही उद्देश्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रखने पर। ठीक, इसके अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है अगर ऐसा नाम रखा जाए तो। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दक्षिण कोरिया देश ने दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है पवन ऊर्जा संयंत्र का, तो पवन ऊर्जा संयंत्र है क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को दक्षिण कोरिया देश के बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले जानते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र के बारे में। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। जो हवा चलती है उसके थ्रू जो हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सबको पता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को यंत्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही ओवरऑल क्या है? इसी के थ्रू हमें मिलता है पवन ऊर्जा। और इस पूरे सिस्टम को जहाँ से हम लोग पवन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया का। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। अगर करेंसी की बात करें तो दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान और प्रधानमंत्री हैं चुंग सए क्यू, राष्ट्रपति हैं मून जे इन। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों इस फसल बीमा योजना के तहत 16,000 रुपये को आवंटित किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जो अभी बजट पास हुआ हाल ही में। तो बजट से आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, इस बार का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। देश भर में जितने भी किसान हैं, किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए को आवंटित किया है। मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 350 करोड़ रुपए इस बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसे भी आप लोगों को याद रखना, जो मौजूदा बजट है 16,000 का, जो पिछला बजट था उससे लगभग 305 करोड़ रुपए अधिक इस बजट में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार फसल बीमा योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सरकारी योजना किसानों को बुआई चक्र के पूर्व से लेकर फसल की कटाई के बाद तक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना किसानों के लिए काफ़ी खास है, जो कि मोदी सरकार के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाने जा रहा है? तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप साइको बनाने जा रहा है, SKOO। कौन बनाने जा रहा है? SKAO। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाएगा। अब जान लेते हैं SKAO का पूरा नाम। तो SKAO का पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक, यही बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में।
अगर इसमें सदस्य देश की बात करूं तो SKAO में सदस्य देश हैं 10। कौन कौन से सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और UK। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।